आज अपन बात करते हैं वायु राशियों की संकल्पना कि वायु राशियां और वाताग्रह। वायु राशि और वाताग्रह। वह वाताग्रह पहले भी अपन ने बात की थी वायु राशियों पे। वही चीज थी, लगभग क्वेश्चन जहां से आना था उसके बारे में अपन ने लगभग पहले ही बात कर ली थी। थोड़ा सा अपन उसके बाद में इसमें डिटेल से अपन बात करते हैं कि वायु राशियां क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां तक तो लगभग अपने पहले एग्जाम में पहले ही बात कर ली थी, एक बार और कर लेते हैं। वायु राशि एक बड़े क्षेत्र में समान तापमान और आर्द्रता से युक्त जो वायु होती है उसके समूह को क्या कहते हैं? वायु राशि। वायु राशियों का अध्ययन भूगोल में प्रथम विश्व युद्ध से स्टार्ट हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में पेटरसन है, बर्गरान है, बर्कनीज है, सोलसबर्ग है, इन विद्वानों ने भूगोल में या जलवायु विज्ञान में वायु राशियों की संकल्पना लेके आए। तो द्वितीय विश्व युद्ध में वायु राशियों की संकल्पना भूगोल में, प्रथम विश्व युद्ध में वायु राशि की संकल्पना भूगोल में आई प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। तो वायु राशियों की संकल्पना भूगोल या जलवायु विज्ञान में कब आई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1920 से 30 के दशक में। लाने वाले कौन से विद्वान थे? बर्गरान है, बर्कनीज है, सोल्सबर्ग है, पेटरसन है। ये विद्वान है जिन्होंने वायु राशि की संकल्पना है भूगोल में लेके आए। अब वायु राशि एक बड़े क्षेत्र, हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्र में समान गुणों वाली वायु होती है, उसके समूह को क्या कहते हैं? वायु राशि। तो अब यहां से दूसरा क्वेश्चन, पहला तो कि इसकी संकल्पना भूगोल में कब आई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। और लाने वाले विद्वान कौन थे? तो पेटरसन है, बर्गरान है, बर्कनीज है, सोल्सबर्ग है। ये विद्वान है वायु राशि की संकल्पना लेके आए थे भूगोल। अब वायु राशि निर्माण के लिए आदर्श दशाएं क्या क्या होती है उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो एक बड़े क्षेत्र की वायु जिसका तापमान और आर्द्रता में समानता हो, जिस बड़े क्षेत्र की वायु का तापमान और आर्द्रता में समानता हो, वो वायु राशि कहलाती है। अब वायु राशि निर्माण के लिए आदर्श दशाएं क्या होती है? समरूप धरातल होना चाहिए। समरूप धरातल का मतलब या तो धरातल जलीय भाग हो या पूर्णतः स्थलीय हो। जल और स्थल के संक्रमित क्षेत्र, मान लिया कि ये भाग है, तो यहां पर इस संक्रमित क्षेत्र में वायु राशि का विकास नहीं होगा, या तो पूर्णतः स्थलीय होगा या पूर्णतः जलीय भाग होगा, वहीं पर वायु राशि का विकास होगा। तो वायु राशि विकास के लिए आदर्श दशाएं तापमान की समानता हो, आर्द्रता की समानता हो और धरातल समरूप हो, या तो वो जलीय भाग हो या स्थलीय भाग हो। संक्रमित क्षेत्रों में वायु राशि का विकास नहीं हो पाता है। फिर दूसरी, धरातल में उच्चावच की भिन्नता भी अधिक नहीं हो। अब भारत और चीन के मध्य हिमालय पर्वत है, तो यहाँ समान गुणों वाली वायु राशि का विकास नहीं होगा, दोनों अलग अलग वायु राशियां होगी। तो उच्चावच में भिन्नता नहीं हो, समरूप धरातल हो, मिश्रित क्षेत्र नहीं हो, वायु में अभिसरण की क्रिया नहीं होनी चाहिए, अपसरण होना चाहिए, और लंबे समय तक वायु है वो स्थिर होनी चाहिए, तो ही वायु राशि का विकास होगा। तो मेन तो यदि अपन बाहर की बात करें तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायु राशि है उसकी संकल्पना भूगोल में कब आई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1920 से 1930 के दशक में। लाने वाले कौन से विद्वान थे? पेटरसन है, बर्गरान है, बर्कनीज है, सोल्सबर्ग है। ये विद्वान वायु राशि की संकल्पना लेके आए थे। फिर इसमें क्या गुण होते हैं? समान तापमान होते हैं, समान आर्द्रता वाली वायु होती है, उसको वायु राशि कहते हैं। अब इसके निर्माण के लिए आदर्श दशाएं क्या क्या होती है? समरूप धरातल होना चाहिए, या तो पूर्णतः जलीय भाग होना चाहिए या पूर्णतः स्थलीय भाग होना चाहिए, तो ही वायु राशि का निर्माण होगा। संक्रमित क्षेत्र में वायु राशि का निर्माण नहीं होगा। फिर उच्चावच में समरूपता होनी चाहिए। उच्चावच में भिन्नता है तो वायु राशि, वायु में समान गुण नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के लिए
भारत और चाइना के मध्य हिमालय तिब्बत का पठार है, तो यहाँ दोनों साइड में समान गुणों वाली वायु राशि का विकास नहीं होगा, या तिब्बत के पठार और भारतीय मैदान में समान गुणों वाली वायु राशि का विकास नहीं होगा। फिर वायु राशि में अभिसरण नहीं होना चाहिए, अभिसरण होगा तो अलग अलग वायु के गुण मिक्स हो जाएंगे और वायु राशि का विकास नहीं होगा। तो वायु में वहां पर अपसरण होना चाहिए, तो ही वायु राशि का विकास होगा। वायु वहां पर अस्तर नहीं होनी चाहिए, अस्तर होगी तो वायु राशि का निर्माण नहीं होगा। तो वायु स्तर हो, वायु में अपसरण हो, अभिसरण नहीं, अपसरण हो, समरूप धरातल हो जिसमें तापमान और आर्द्रता की समानता हो, वो पर वायु राशि का निर्माण होता है। अब वायु राशि के निर्माण में अब किस किस प्रकार की वायु राशियों का विभाजन है, तो तापमान के आधार पर देखा जाए तो वायु राशि P और T दो भागों में बांटा गया है, कि एक तो वायु राशि है ठंडी वायु राशि है तो P लिखा जाएगा, यदि गर्म वायु राशि है तो T लिखा जाएगा, या P ध्रुवीय भागों की वायु राशि है तो उसमें P लिखा जाएगा, और T यदि उष्ण कटिबंध की वायु राशि है तो उसमें T लिखा जाएगा। यहां पर मैं अलग लिख देता हूं, यदि आर्कटिक है महासागर है तो A लिखा जाता है, अंटार्कटिका है तो डबल A लिखा जाता है, और विषुवत रेखीय भाग है उनके लिए E लिखा जाता है। तो A आर्कटिक महासागर के लिए, डबल A अंटार्कटिका महासागर के लिए, और E विषुवत रेखीय भागों के लिए। और विषुवत रेखीय भागों में केवल महासागर पर ही वायु राशि का विकास होगा, महाद्वीपों पर वायु राशि का विकास नहीं होगा, क्योंकि महाद्वीपों पर ऊर्ध्वाधर गति पाई जाती है। तो जहां पर ऊर्ध्वाधर गति पाई जाती है वहां पर भी वायु राशि का विकास नहीं होता है। तो विषुवत रेखीय भाग के महाद्वीपों पर वायु राशि में ऊर्ध्वाधर गति पाई जाती है, तो वहां पर वायु राशि का विकास नहीं होता है। और ई वायु राशि है केवल विषुवत रेखीय भागों में महासागरों में ही बनती है। अब तापमान के आधार पर बात करें तो ठंडी वायु राशि के लिए P शब्द का प्रयोग किया जाता है, और गर्म वायु राशि के लिए T का प्रयोग किया जाता है। P का मतलब ध्रुवीय भागों के लिए, T का मतलब उष्ण कटिबंधीय भागों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यदि अपन बात करें P, अब आर्द्रता के आधार पे इन वायु राशियों को दो दो भागों में बांटा गया है। आर्द्रता के आधार पे एक वायु राशि होती है जो आर्द्र होती है, एक शुष्क होती है। तो आर्द्र वायु राशि है वो महासागरों में बनती है, और शुष्क वायु राशि है वो महाद्वीपों में बनती है। इसलिए आर्द्र वायु राशि महासागरीय वायु, आर्द्र वायु राशि को महासागरीय वायु राशि कहेंगे, और शुष्क वायु राशि को महाद्वीपीय वायु राशि कहेंगे। तो आर्द्रता के आधार पे P और T को दो भागों में बांट दिया, कि महासागरों में उत्पन्न होगी या महाद्वीपों पर उत्पन्न होगी। महाद्वीपों पर उत्पन्न होने वाली वायु राशि शुष्क होगी, महाद्वीपों पर उत्पन्न होने वाली शुष्क होगी, और महासागरों में उत्पन्न होने वाली है वो आर्द्र होगी। तो महासागरों वाली वायु राशि के लिए M शब्द का प्रयोग किया जाता है, और महाद्वीपों वाली वायु राशि के लिए C शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह आर्द्रता के आधार पर विभाजन है। अब कोई भी वायु राशि है वो महाद्वीपीय, यदि महासागर है और ध्रुवीय भागों की तरफ ठंडी वायु राशि है तो MP कहलाएगी, और यदि महाद्वीप पर है और ठंडे इलाकों की वायु राशि है तो CP कहलाएगी। अब गर्म महासागरी वाले क्षेत्र में कोई वायु राशि विकसित हो रही है तो MT कहलाएगी, और यदि गर्म महाद्वीपीय भागों में वायु राशि उत्पन्न हो रही है तो CT कहलाएगी। तो इनमें भी ये कि ध्रुवीय भागों के लिए वायु राशि के लिए P, उष्ण कटिबंध के लिए T, लेकिन आर्कटिक और आर्कटिक के लिए A, अंटार्कटिका के लिए डबल A, और विषुवत रेखीय महासागरों के लिए E शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब वायु राशि है गमन के आधार, गमन मार्ग के आधार पर वायु राशियों का वर्गीकरण। गमन मार्ग, अब वो कौन से इलाके में जा रही है उसके आधार पे, उसके गुण में स्थान, वो वायु राशि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करके जा रही है तो उस वायु राशि के गुणों में परिवर्तन आ जाता है।
तो उन गुणों का जो रूपांतरण होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो यदि कोई वायु राशि नीचे कोई गर्म वायु राशि है, नीचे ठंडा धरातल है, उसके संपर्क में आने पर वो ठंडी होती है। एक वायु राशि यदि गर्म है और वो ठंडे धरातल से संपर्क में आएगी तो वो ठंडी हो जाएगी। तो ये रूपांतरण कहलाता है उष्मागतिक रूपांतरण। यदि धरातलीय या वायु के गुणों में अलग अलग गुण होने के कारण जो परिवर्तन आ रहा है वो उष्मागतिक परिवर्तन आता है। धरातल में से ठंडे या गर्म धरातल के संपर्क के कारण जो वायु राशि में परिवर्तन होता है वो उष्मागतिक परिवर्तन कहलाता है। अब यदि वायु राशि बिना उष्मागतिक परिवर्तन के ही उसमें ताप में परिवर्तन हो जाता है तो वो यांत्रिक रूपांतरण कहलाता है। भी वायु में संपीड़न हुआ, संपीड़न होने के कारण वायु का तापमान बढ़ गया और वायु के फैलने के कारण उसका तापमान कम हो गया। इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? यांत्रिक रूपांतरण कहलाता है। तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि वायु राशि का या वायु का यांत्रिक रूपांतरण क्या है? तो बिना किसी बाह्य प्रक्रम के द्वारा वायु में न तो ताप लिया जाता है न ही छोड़ा जाता है, तो भी उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाता है? यांत्रिक रूपांतरण कहलाता है। और उष्मागतिक रूपांतरण ठंडे धरातल या गर्म धरातल के संपर्क में आने के कारण वायु जो ठंडी या गर्म होती है वो उष्मागतिक रूपांतरण कहलाता है। अब उष्मागतिक रूपांतरण के आधार पे प्रत्येक वायु राशि को दो भागों में बांट दिया है, जैसे एम पी यहां सी पी और सी पी लिख देते हैं। अब यहां पर अगला तीसरा शब्द जुड़ेगा कि वायु राशि, यदि कोई भी वायु राशि ठंडी है और वो गर्म इलाके में जा रही है, ठंडी है और गर्म इलाके में जा रही है, तो उसके साथ के लिखा जाएगा, उसके साथ के लिखा जाएगा। बी के शब्द का अर्थ होगा गर्म मार्ग पर बढ़ने वाली वायु राशि। इसका मतलब वो खुद ठंडी है और उससे गर्म इलाके में जा रही है, तो उस वायु राशि यहां पर कहेंगे महासागरीय, महाद्वीपीय, ठंडी वायु राशि कह सकते हैं के लिए महासागरीय, महाद्वीपीय, ठंडी वायु राशि के। और इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं महासागरीय, सॉरी एम पी के, महासागरीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि। और यहां पर एम पी के का ये भी लिख सकते हैं महासागरीय ध्रुवीय गर्म मार्ग पर बढ़ने वाली। इसका मतलब उस वायु का तापमान जिस मार्ग पे वो जा रही है उसकी तुलना में तापमान कम है, तो के लिखा जाएगा। और यदि ज्यादा है तो डब्ल्यू लिखा जाएगा, ज्यादा है तो डब्ल्यू लिखा जाएगा। अब यहां पर सी पी के महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि कह सकते हैं, या महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म मार्ग पर बढ़ने वाली वायु राशि को सीपीके कहते हैं। अब सीपीडब्ल्यू महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म वायु राशि या महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडे मार्ग पर बढ़ने वाली। तो यहां ये के का मतलब होगा गर्म मार्ग पर बढ़ने वाले और डब्ल्यू का मतलब होगा ठंडे मार्ग पर बढ़ने वाली। जहां जा रही है उसकी तुलना में वो गर्म है और के जहां जा रही है उसकी तुलना में वो ठंडी है। इस प्रकार के और डब्ल्यू में विभाजित होता है। तो ये सभी वायु राशियां इस प्रकार दो दो भागों में बढ़ जाएगी, एम टी के, एम टी डब्ल्यू, इसी प्रकार सी टी के और सी टी डब्ल्यू। अब इनको भी आगे की वायु राशि अस्थिर है या स्थिर है, इस हिसाब से स्थिर के लिए एस शब्द आएगा स्टेबल और अनस्टेबल यू शब्द आएगा। तो जो वायु राशि अस्थिर है, अब प्रत्येक को वापस दो दो भागों में बांट देते हैं, एम पी के एस, एम पी के यू, इसी प्रकार यहां हो जाएगा
MPWS, MPWU, इसी प्रकार इसका विभाजन हो जाएगा CPKU या CPKU, इसी प्रकार इसका विभाजन हो जाएगा CPWS, CPWU। तो प्रत्येक वायु राशि का दो दो भाग हो जाएंगे, MTKS, MTKU, इसी प्रकार इसका हो जाएगा MTWS, MTWU, इसी प्रकार इसका हो जाएगा CTKS, CTKU, यहां पर भी CTWS, CTWU। इस प्रकार टिवार्थ ने विश्व की वायु राशियों को 16 भागों में विभाजित किया है। अब यहां पर S और U, S का मतलब जो वायु राशि अस्तर है उसके लिए S, जो स्तर है उसके लिए S, और जो अस्तर है उसके लिए U शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कौन सी वायु राशि कब स्तर होती है, कब अस्तर होती है? अस्तर होती है मतलब वायु में लंबवत गति स्टार्ट हो जाती है, वायु में सहवनीय क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वो अस्तर कहलाती है। और यदि वायु ठंडी होकर सिकुड़कर नीचे बैठती है, यदि वायु ठंडी होकर सिकुड़कर नीचे बैठती है तो वो स्तर होती है। तो इस प्रकार ठंड, स्तर और अस्तर के रूप में। अब वायु यदि गर्म वायु है, ठंडे इलाके में जा रही है, तो वो ठंडे इलाके, ठंडे धरातल से वो गर्म वायु क्या होगी, ठंडी होगी, तो इसका मतलब उसमें स्थिरता आएगी, तो वो स्तर कहलाएगी। यदि गर्म वायु है, ठंडे इलाके में जा रही है, तो वो खुद ही उसके ठंडे धरातल से संपर्क में आने के कारण क्या होगा, उसका तापमान कम हो जाएगा, तो वो वायु सिकुड़ के वहीं नीचे बैठेगी, तो उसके साथ इस एस लिखाया जाएगा। अब यदि गर्म ठंडी वायु है, वो गर्म इलाके पे जा रही है, तो गर्म इलाके पे जा रही है तो उस गर्म धरातल से संपर्क आके उसका तापमान बढ़ेगा और उसमें लंबवत गति हो जाएगी, लंबवत गति हो जाएगी तो वो अस्तर कहलाएगी। अब ये तो ठंडी और उस प्रकार। अब ये कोई वायु है पर्वत से नीचे उतरी है, वो ठंडे इलाके में नहीं गई, लेकिन पर्वत से नीचे उतरी है, तो वो सिकुड़ रही है, और सिकुड़ के वो क्या हो रही है, स्तर हो रही है, उसमें सापेक्ष आर्द्रता वो कम हो जाती है और वो स्तर हो जाती है। एक वायु राशि कोई पर्वत से टकरा रही है, आगे रास्ता है नहीं, तो वो ऊपर उड़ती है, ऊपर उड़ती है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है और उसमें सहवनीय क्रिया स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब उसमें अस्थिरता आ जाती है। अब वापस बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भी पहली बात, वायु राशियां किसे कहते हैं, एक लंबे क्षेत्र की समान गुण वाली वायु जिसमें तापमान और आर्द्रता की समानता हो, उस वायु को क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। अब वायु राशि की संकल्पना प्रथम विश्व युद्ध में आई। प्रथम विश्व युद्ध के जस्ट बाद 1920 और 30 के दशक में भूगोल या जलवायु विज्ञान में वायु राशि की संकल्पना आई। वायु राशि की संकल्पना लेके आने वाले विद्वान कौन थे, पेटरसन है, बर्गरान है, बर्गनीज है, सोल्सबर्ग है, ये विद्वान है वायु राशि की संकल्पना भूगोल में लेके आए। फिर वायु राशि निर्माण के लिए आदर्श दशाएं क्या क्या है कि उसमें तापमान और आर्द्रता में समानता होनी चाहिए तो वायु राशि बनेगी। अब उसमें समरूप धरातल होना चाहिए, मतलब न तो धरातल है स्थलीय हो पूर्णतः, नहीं धरातलीय, वायु राशि निर्माण के लिए समरूप धरातल होना चाहिए, पूर्णतः या तो धरातल हो या पूर्ण जलीय भाग हो, दोनों का मिलन क्षेत्र होता है, वहां पर वायु राशि का विकास नहीं हो पाता है। फिर वायु राशि वहीं बनेगी जहां वायु में अपसरण हो, फैलाव हो, धरातल पे वो फैल रही है, उन इलाकों में वायु राशि बनती है। अभिसरण जहां हो रहा है वहां वायु राशि में अलग अलग तापमान और आर्द्रता के गुण अलग हो जाते हैं, इसलिए वायु राशि का विकास नहीं हो। फिर धरातल की उच्चावच में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, उच्चावच में भिन्नता है तो भी उसमें समान गुण विकसित नहीं हो सकेंगे और उसको वायु राशि नहीं कहेंगे।
अब इस आधार पे विश्व की वायु राशियों को उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय दो भागों में बांटा गया है। ध्रुवीय भागों की वायु राशि के लिए पी और उष्ण कटिबंधीय वायु राशियों के लिए टी लिखा जाता है। लेकिन आर्कटिक महासागर के लिए ए लिखा जाता है, अंटार्कटिका के लिए डबल ए और विषुवत रेखीय जलवायु के लिए ई। लेकिन ये पूछा जाए विषुवत रेखीय भागों में वायु राशि का विकास कहाँ होगा, तो विषुवत रेखीय भागों में वायु राशि का विकास महासागरों पे होगा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि महाद्वीपों पर विषुवत रेखीय वायु राशि का विकास क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर वायु की गति ऊर्ध्वाधर होती है। इसका मतलब जिस स्थान पे वायु की गति ऊर्ध्वाधर होगी वहां वायु राशि का मूल उत्पत्ति क्षेत्र नहीं होगा, वो परिवर्तित क्षेत्र होगा। फिर इसके बाद में पी और टी को दो भागों में बांट दिया कि ये टी है उष्ण कटिबंध की वायु राशि है, वो आर्द्र है या शुष्क है। तो आर्द्र होगी वो महासागरों में होगी, तो महासागरों के लिए एम, और यदि शुष्क होगी वो महाद्वीपों में होगी, इसलिए सी टी का मतलब महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशि, एम टी का मतलब महासागरीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशि, ऐसे ही एम पी का मतलब महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि और सीपी का मतलब सीपी का महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि। अब इसके आगे जो विभाजन है वो गमन मार्ग के आधार पे है कि जो वायु राशि है ठंडे इलाके में जा रही है गर्म। अब एक वायु राशि है खुद ठंडी है, लेकिन वो यहाँ का तापमान 20 डिग्री है और वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले तापमान पे जाएगी, तो उसको कहेंगे गर्म मार्ग पे बढ़ रही है। एक ठंडी वायु राशि है जो गर्म मार्ग पे बढ़ रही है, तो ठंडी वायु राशि के है जो गर्म मार्ग पे बढ़ रही है, इससे ज्यादा तापमान वाले इलाके में जा रही है, तो उसके लिए के लिखा जाएगा। अब डब्ल्यू है वार्म गर्म, इसका मतलब वो वायु राशि जो ठंडे मार्ग पे बढ़ रही है उसका तापमान 40 डिग्री का होगा, तो वो 20 डिग्री या 35 डिग्री 30 डिग्री उससे कम तापमान वाले इलाके में जा रही है, तो डब्ल्यू लिखा जाएगा। अब वो वायु राशि स्थिर है या अस्थिर, स्थिर है तो उसके लिए एस लिखा जाएगा और अस्थिर है तो उसके लिए यू। अब स्थिर वायु राशि यदि कोई गर्म वायु राशि है ठंडे धरातल पे जा रही है तो वो खुद ठंडी होगी नीचे बैठेगी, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, स्थिर कहलाएगी। अब एक कोई वायु राशि है गर्म वायु राशि है और वो ठंडे इलाके में जा रही है, तो वो खुद ठंडी होगी तो नीचे बैठेगी, तो उसको स्थिर। एक वायु राशि ठंडी है जो गर्म इलाके में जा रही है, तो गर्म इलाके से वो गर्म होगी, तो उसमें क्या होगा, लंबवत गति हो जाएगी, उसके लिए यू लिखा जाएगा। ये स्तर और अस्तर में हो। और फिर इसके बाद में अपन ये कह सकते हैं कि एक कोई वायु राशि ऊंचे धरातल से नीचे धरातल में आती है तो वो सिकुड़ती है, सिकुड़ने के कारण क्या होता है, उसमें तापमान बढ़ जाता है। तापमान तो बढ़ जाता है लेकिन उसकी सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और उसमें लंबवत गति नहीं होती है। दूसरी, यदि कोई एक वायु राशि जा रही है और वो ठंडे इलाके में नहीं गई या गर्म इलाके में नहीं गई, तो भी पर्वत का अवरोध आ गया, उस अवरोध के कारण वो वायु राशि ऊपर उठेगी, पर्वत के अवरोध के कारण ऊपर उठेगी तो क्या होगा, उसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी, बढ़ते ही उसमें सवनीय क्रिया होगी और उसमें लंबवत गति होगी, तो उसे यू कहेंगे। भी जो वायु राशि में गमन मार्ग के आधार पे जो ताप का परिवर्तन होता है उसमें एक तो होता है उष्मागतिक और एक होता है यांत्रिक। उष्मागतिक परिवर्तन तो उसे कहते हैं जो एक गर्म वायु ठंडे धरातल पे गई तो वो ठंडी हो गई, तो ये उष्मा। एक गर्म वायु है ठंडे इलाके में गई, ठंडी हो गई, स्थिर हो गई। फिर एक गर्म ठंडी वायु है जो गर्म इलाके में जाएगी तो वो गर्म हो जाएगी, उससे तो वो उष्मागतिक। और यांत्रिक रूपांतरण उसे कहते हैं जब वायु में न तो धरातल के संपर्क से या किन्हीं बाहरी इलाकों से तापमान ग्रहण किया जाता है और नहीं अंदर से बाहर त्यागा जाता है, तो भी उसका तापमान परिवर्तन हो जाता है, वो यांत्रिक परिवर्तन कहलाता है। यांत्रिक परिवर्तन वायु के सिकुड़ने और फैलने के कारण बनती है। अब इसमें अपन ये तो स्तर और अस्तर हो गई। अब इनमें ये जो 16 वर्गीकरण दिया है ये किसने दिया है, इस प्रकार भी आए तो टिवार्थ ने विश्व की वायु राशियों को 16 भागों में बांटा गया है। अब इस क्वेश्चन ज्यादातर यहां तक ही पूछा जाता है, इसके आगे भी पूछा जाता है, तो कहां कैसे पूछा जाता है उन पे भी बात करते हैं कि ये वायु राशि कहां कहां बन रही है और कब कब बन रही है, तो उन पे बात करते हैं अपन कि कौन सी वायु राशि है कब बनती है और महाद्वीप में कहां कहां कौन सी वायु राशि बन रही है,
तो उसको अपन किस प्रकार की वायु राशि कहेंगे, उस पर बात करते हैं। यदि अपन महाद्वीपों की बात करें तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि उस महाद्वीप में, उस भाग में, उस क्षेत्र में कौन सी कब वायु राशि निर्मित होती है या बनती है, तो अपन उस पर भी बात करते हैं। 1 मिनट। एक मिनट खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपन महाद्वीप बना के उस पर बात करते हैं। यदि अपन बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, ये मान लिया ग्रीनलैंड है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अपन यदि वायु राशि के विकास की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चाहे शीतकाल हो चाहे ग्रीष्मकाल हो, ग्रीष्म शीतकाल में इस पूरे भाग में सीपी वायु राशि का विकास होता है। सीपी वायु राशि। अब इस शीत ऋतु में यदि बात करें तो यहां पर जो न्यू फाउंडलैंड है, ग्रीनलैंड है, यहां पर जो महासागर है, अंद महासागर, वहां पर एमपी वायु राशि बनती है, महासागरीय धुरी। अब यहां पर प्रशांत महासागर में एमपी वायु राशि बनती है, और इसी समय यहां पर एमटी वायु राशि बनती है, और यहां पर भी एमटी वायु राशि बनती है। यदि उत्तरी अमेरिका से संबंधित आपके क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका में, कनाडा, उत्तरी अमेरिका के मैदानी भाग में शीत ऋतु में किस प्रकार की वायु राशि का निर्माण होता है, तो सीपी वायु राशि का निर्माण होता है। सीपी वायु राशि का निर्माण होता है। और यदि ये पूछ लिया जाए कि शीत ऋतु में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूरी भाग में या अंध महासागर में या ग्रीनलैंड के दक्षिण में किस प्रकार की वायु राशि बनती है, तो एमपी वायु राशि, महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि। इसी प्रकार अमेरिका के पश्चिमी तट पे महासागर में, प्रशांत महासागर में एमपी वायु राशि बनती है, महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि। ऐसे ही शीत ऋतु में यहां बरमुडा द्वीप के पास में उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, तो यहां पर एमटी वायु राशि बनती है, महासागरीय गर्म वायु राशि बनती है। और यहां पर प्रशांत महासागर में एमटी बनती है। अब देखो, ये वायु राशि इधर प्रभावित करती है, क्योंकि इधर से व्यापारिक पवनें चलेगी तो अमेरिका, इधर वाली कम प्रभावित करती है। ऐसे ही यहां पर पछुआ पवन चलती है तो उत्तरी अमेरिका को ये वायु राशि ज्यादा प्रभावित करती है। इधर वाली वायु राशि इधर चलती है तो कम, कुछ क्षेत्र को यहां पर प्रभावित करती है कभी कभार। तो इस प्रकार शीत ऋतु में ये 5 वायु राशियां हैं, सीपी, एम, सीपी पूरे उत्तरी अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्यादातर भाग, और कनाडा वाले भाग में सीपी वायु राशि। ऐसे ही बाकी एमटी और एमटी अंध महासागर और प्रशांत महासागर में, फिर एमपी और एमपी अंध महासागर और प्रशांत महासागर, यहाँ अलास्का के पास वाला, और यहाँ पर ग्रीनलैंड और लेब्राडोर के पास वाले भाग में एमपी वायु राशि बनती है। अब ग्रीष्म काल की अपन बात करते हैं। शीतकाल में यहाँ पर महाद्वीप के ज्यादातर भाग में ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि बनती है, लेकिन ग्रीष्म काल में इस भाग में, बाकी तो यहां पर कुछ पेटी, ये ज्यादातर अब यहां तक थी, ये यहां तक हो जाएगी। इससे ऊपर वाले भाग में तो सीपी रहेगी, ठंडी महाद्वीपीय,
लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, सी वायु राशि हो जाएगी। अब शीतकाल में यहाँ पर सी का विकास क्षेत्र बहुत कम होता है या न के बराबर होता है। अब आपके क्वेश्चन यही पूछा जाता है ज्यादातर, या पूछा जाएगा कि कन्नाडा में ग्रीष्म काल में किस प्रकार की वायु राशि बनती है, सीपी। शीतकाल में किस प्रकार की बनती है, सीपी। संयुक्त राज्य अमेरिका में शीतकाल में किस प्रकार की बनती है, सीपी। अब लेब्राडोर के पास में कौन सी बनती है अंध महासागर में, एमपी। और इधर अलास्का के पास में प्रशांत महासागर में कौन सी बनती है, एमपी। ऐसे ही इधर हवाई द्वीप के पास में है एमटी बनती है, इधर बरमुडा द्वीप के पास में एमटी बनती है। लेकिन ये अमेरिका को ज्यादा प्रभावित करेगी, इधर वाली कम प्रभावित करेगी, क्योंकि इधर से जो व्यापारिक पवनें चलेगी वो तो इस दिशा में चलेगी, इसलिए वो कम प्रभावित करती है। अब ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य उत्तरायण होता है तब ये यहाँ पर सी वायु राशि विकसित होती है। ऐसे ही और किसी स्थान की आपको पूछी जाए, ऐसे ही अपन मान लिया कि अफ्रीका अमेरिका की बात करते हैं। यहां अफ्रीका संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु राशियों की बात करते हैं, तो यदि अपन एशिया की बात करते हैं तो इस भाग में सीपी वायु राशि बनती है, तो यहां पर भी सीपी बनती है शीतकाल में, और यहां पर सीटी बनती है। यहां पर सीटी वायु राशि बनती है कहां पर, उत्तरी अफ्रीका में, क्योंकि ये उष्ण भाग में आ रहा है। और यहां पर देखो एम पी बनेगी और यहां पर एम टी बनेगी। वैसे ही यहां पर जो चीन, दक्षिण चीन, यहां पर एम टी बनेगी और यहां ओकोटस सागर में एम पी बनती है। इस प्रकार आप इन वायु राशियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अनुमानित क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो इसमें कि स्कैंड यूरोप में शीतकाल या ग्रीष्मकाल, शीतकाल या ग्रीष्मकाल में यहां पर ये मानचित्र खुल गया, तो अब इस पे बात कर लेते हैं कि यहां पर सीपी वायु राशि, तो यहां पर ग्रीनलैंड के दक्षिण में यहां पर एमपी वायु राशि बनती है, ये न्यू फाउंडलैंड के पास में। तो वैसे ही यहां पर भी एमपी बनेगी प्रशांत महासागर में, और ऐसे ही यहां पर एम टी बनेगी और इधर भी एम टी बनेगी। अब शीतकाल में इस पूरे क्षेत्र में सीपी बनेगी। अब यहां पर देखो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, धरातल की समरूपता है नहीं, छोटा क्षेत्र है, इसलिए यहां पर सीटी वायु राशि महाद्वीप पर नहीं बनती है। लेकिन ग्रीष्म काल में इस इलाके में सीटी वायु राशि का विकास होता है, तो यहां ग्रीष्म काल में सीटी उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप, लेकिन यहां पर तो सीपी रहेगी। अब ऐसे ही यहां पर यदि बात करें तो इस भाग में सीटी वायु राशि बनती है, चाहे ग्रीष्म काल हो चाहे शीतकाल हो। यहां पर भी क्या है, सीटी वायु राशि होती है, चाहे ग्रीष्म काल हो चाहे शीतकाल हो। लगभग ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही यहां पर स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप इधर सीपी बनती है, चाहे शीतकाल हो चाहे ग्रीष्मकाल। ऐसे ही यहां पर सीपी वायु राशि बनती है साइबेरिया वाले भाग में, पूरे यूरेशिया में। यहां पर देखो, यहां पर ओखोटक सागर में एमपी वायु राशि, लेकिन यहां पर एमटी होती है। दक्षिणी चीन सागर, यहां पर कौन सी वायु राशि बनती है, तो एमटी। तो ऐसे ही यहां पर एजोर्स द्वीप के पास में, एजोर्स द्वीप के पास में एमटी बनती है। तो इस प्रकार आपको इलाके वाइज की कहां किस प्रकार की वायु राशि का निर्माण होगा उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां कहां किस प्रकार की वायु राशि कब कब बनती है। तो आपको यदि जलवायु क्षेत्र, तापमान की भिन्नता वो पता है तो यहां से क्वेश्चन के चांस नहीं। जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में आया कि ग्रीष्म काल में उत्तरी अफ्रीका में या शीत काल में उत्तरी अफ्रीका में किस प्रकार की वायु राशि बनती है, सीटी। एक बार क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकाल में किस प्रकार की वायु राशि बनती है, सीटी। इसी प्रकार पूछ ले साइबेरिया, मध्य एशिया में
किस प्रकार की वायु राशि बनती है, सीपी। ऐसे ही कनाडा वाला पूछ ले तो इस प्रकार कहाँ कौन सा इलाका है उसके हिसाब से वायु। अब मानो कि देखो इधर ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है, यहां से व्यापारिक पवनें इधर चलती है, तो ये यूरोप को कम प्रभावित करेगा, लेकिन ये एमपी वाला यूरोप को ज्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे ही यहां से ये कुछ भाग को भी प्रभावित करेगा, लेकिन ये चाइना में इधर वाले भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तो ये वायु राशि ज्यादा प्रभावित करती है। अब आगे बढ़ते हैं वाताग्रह में। वाताग्रह किसे कहते हैं, यहां से क्वेश्चन परिभाषा का ही पूछ लिया जाता है कि वाताग्रह किसे कहते हैं। कि वाताग्रह दो अलग अलग स्वभाव की वायु राशियां जिस संक्रमण पथ पर अलग होती है, उस संक्रमण पथ या जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, वाताग्रह कहते हैं। कई लड़के या इस प्रकार आंसर देते हैं कि दो अलग अलग स्वभाव की वायु राशियों को मिलना वाताग्रह कहते हैं। नहीं, दो अलग अलग स्वभाव की वायु राशियां जिस संक्रमण पथ से अलग होती है उस संक्रमण पथ को वाताग्रह कहते हैं। अब वाताग्रह बनने के लिए आदर्श दशाएं क्या, अलग अलग दिशाओं से वायु राशि आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसमें आर्द्रता की भिन्नता होनी चाहिए, तो वाताग्रह। अब वाताग्रह के लिए न तो लगभग क्षैतिज होता है, लंबवत खड़ा होता है। विषुवत-रेखीय भागों की तरफ वाताग्रह का झुकाव कम होता है, दूर भागों की ओर जाएंगे उसका ढाल तेज होता जाएगा। तो वाताग्रह किसे कहते हैं, दो अलग अलग स्वभाव की वायु राशियां जिस संक्रमण पथ से अलग होती है उस संक्रमण पथ को क्या कहते हैं, वाताग्रह कहते हैं। उस संक्रमण पथ को वाताग्रह कहते हैं। अब उस वाताग्रह बनने के लिए आदर्श दशाएं क्या होती है, दो अलग अलग स्वभाव की वायु राशियां होनी चाहिए जिसमें तापमान और आर्द्रता की भिन्नता होनी चाहिए, तो ही वाताग्रह बनते हैं। अब वाताग्रह अपन चार प्रकार के पढ़ते हैं, स्थिर वाताग्रह, दूसरा उष्ण वाताग्रह, तीसरा शीत वाताग्रह, और चौथा है अधिविष्ट वाताग्रह। अधिविष्ट वाताग्रह। अब इनमें पहले ही बात हुई थी, स्थिर वाताग्रह में एक वायु राशि गर्म होती है, एक मानो ये ठंडी वायु राशि इधर से आ रही है, गर्म वायु राशि इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे को ऊपर नहीं उठाती है, बगल से गुजर जाती है, तो उसे कहते हैं स्थिर वाताग्रह। अब उष्ण हो या शीत वाताग्रह, दोनों में ही ऊपर उठने वाली वायु गर्म होगी, लेकिन उष्ण वाताग्रह में तीव्र वायु गर्म होगी और शीत वाताग्रह में तीव्र वायु शीत वायु। अब यहां पर अंतर यही है कि उष्ण वाताग्रह में उष्ण वायु तीव्र होती है और शीत वाताग्रह में शीत वायु तीव्र होती है, लेकिन उष्ण और शीत दोनों ही वाताग्रह में जो ऊपर उठती है वो वायु हमेशा गर्म ही होती है। तो अब यहां से एक वायु गर्म है और एक वायु ठंडी है। अब गर्म वायु, यदि ये गर्म, मान लिया कि ये गर्म वायु है और ये ठंडी वायु है, तो गर्म वायु है वो गर्म वायु तेज गति से चल के इस ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, तो इसका ढाल मानो कि इधर से गर्म वायु आई है, इधर से ठंडी आई है, ये इसके ऊपर चढ़ती, तो लंबे क्षेत्र में एक ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु फैल जाती है, तो इसका ढाल तेज नहीं होता है, तो ढाल कम होता है और लंबे क्षेत्र में स्त्रीज बादल बन जाते हैं। तो इस प्रकार उष्ण वाताग्रह का ढाल कम होता है, मतलब उत्तल होता है ढाल, और स्त्रीज मेघ बनते हैं। तो उष्ण वाताग्रह में पहली चीज, कौन सी वायु गर्म होती है, सॉरी कौन सी वायु तीव्र होती है, गर्म वायु तीव्र होती है। कौन सी ऊपर उड़ती है, गर्म ही ऊपर उड़ती है। किस प्रकार के बादल बनते हैं, स्त्रीज मेघ बनते हैं। ढाल किस प्रकार का होता है, उत्तल या कम ढाल होता है, और वर्षा स्त्रीज मेघ बनते हैं। लंबे समय तक धीरे धीरे वर्षा होती है, मौसम परिवर्तन धीरे धीरे होता है और लंबे समय तक वर्षा होती है, किसमें, उष्ण वाताग्रह में। फिर शीत वाताग्रह में, शीत वाताग्रह के अंदर शीत वायु तीव्र होती है।
अब मानो कि ये गर्म आ रही है, ये शीत आ रही है। अब गर्म वायु धीरे है लेकिन ठंडी वायु तीव्र है, इसके आके धक्का लगाएगी, धक्का लगाएगी तो ये वायु खड़ी हो जाएगी। अब यहां पर जो गर्म वायु है मानो कि वो इधर है, इस तरह टाइप में है, इधर से ठंडी वायु तेज गति से आ रही है, तेज गति से आ रही है, इसके धक्का मार रही है तो ये सीधी खड़ी होगी। और जब वायु सीधी खड़ी होती है तो सीधी खड़ी होती है तो उसमें लंबवत बादल बनते हैं, मतलब कपासी मेघ बनते हैं। और तेज गति से वो गर्म वायु ऊपर उठेगी, तो तेज गति से ऊपर उठती है वायु, तो उसमें सेवन की क्रिया तेज गति से होती है, तो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, ओले गिरने की संभावना रहती है। तो शीत वाताग्रह में शीत वायु तीव्र होती है, शीत वायु तीव्र होती है, ढाल तेज होता है। शीत वाताग्रह में शीत वायु तीव्र होती है, गर्म वायु ऊपर उड़ती है, ढाल तीव्र होता है, लंबवत बादल बनते हैं, मतलब कपासी वर्षी मेघ बनते हैं, और बादलों की गड़गड़ाहट होती है और ओले गिरते हैं शीत वाताग्रह में। फिर अधिविष्ट वाताग्रह में गर्म वायु की मात्रा कम होती है, ठंडी वायु पूर्णतः गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, या गर्म वायु पूर्णतः ऊपर उठ जाती है, धरातल से संपर्क है वो समाप्त हो जाता है, तो उस वाताग्रह को अधिविष्ट वाताग्रह कहते हैं। स्थिर वाताग्रह में गर्म और ठंडी वायु दोनों एक दूसरे को ऊपर नहीं उठाती है, बगल से गुजर जाती है, तो उसे स्थिर वाताग्रह कहते हैं। उष्ण वाताग्रह में गर्म वायु तीव्र होती है और ठंडी के ऊपर खुद जाके ऊपर चली जाती है, तो ढाल है वो कम तीव्र होगा, धीमा होगा, उत्तल ढाल होगा, और स्त्रीज मेघ बनेंगे, वर्षा लंबे समय तक होगी और धीरे धीरे होगी। शीत वाताग्रह में शीत वायु तीव्र होती है और गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, तो गर्म वायु एकदम लंबवत टाइप में खड़ी हो जाती है और कपासी वर्षी मेघ बनते हैं। कम समय में मौसम परिवर्तन हो जाता है और ओले गिरते हैं और बादलों की गड़गड़ाहट होती है। अधिविष्ट वाताग्रह में गर्म वायु का धरातल से संपर्क समाप्त हो जाता है, तो उसे अधिविष्ट वाताग्रह कहते हैं। अब वाताग्रह निर्माण के लिए जो पवन का प्रवाह है वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो 4 पवन प्रवाह की चर्चा होती है, उनमें से एक पवन प्रवाह है वाताग्रह निर्माण के लिए आदर्श होता है। पहले स्थानांतरण या प्रवाह, तो स्थानांतरण प्रवाह में एक वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, लेकिन विपरीत दिशा नहीं बनने के कारण स्थानांतरित पवन प्रवाह में वाताग्रह नहीं बनता है। फिर दूसरा है अभिकेंद्रीय प्रवाह, इसमें मानो कि चारों ओर पवन चक्कर लगाना स्टार्ट कर देती है, तो उसमें भी क्या है, अभिकेंद्रीय आप जो प्रवाह है, घूर्णित वायु है, उसमें भी वाताग्रह नहीं बनता है, क्योंकि दोनों आपस में वायु नहीं मिल रही है। तीसरे में चारों दिशाओं से एक बिंदु पे वायु राशि आ रही है, अभिसारी वायु राशि या अपसारी, एक अपसारी और अभिसारी, अपसारी मतलब एक स्थान से दूर उठना, अभिसारी मतलब चारों ओर से एक जगह आना, तो अभिसारी में भी एक रेखा नहीं बनती है, इसलिए वहां पर भी वाताग्रह बनने की संभावना नहीं रहती। तीसरा, वाताग्रह निर्माण के लिए आदर्श पवन प्रवाह किस प्रकार का है, तो विरूपणी पवन प्रवाह है। अब विरूपणी पवन प्रवाह जैसे कोई कोल होता है, मतलब जो दरा टाइप का होता है, वहां पर दोनों अलग अलग आ रही है, एक रेखा के बीच में जो रेखा है उससे अलग हो रही है, तो यहां पर विरूपणी पवन प्रवाह है, वाताग्रह निर्माण के लिए आदर्श होती है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि वाताग्रह निर्माण के लिए आदर्श पवन प्रवाह किस प्रकार का है, तो विरूपणी, और विरूपणी ऑप्शन में नहीं है तो आप अभिसारी करके आना। अपसारी पवन प्रवाह को एक स्थान से दूर उठ रही है, इसका मतलब वाताग्रह नहीं बनेगा, अपसारी में नहीं बनेगा, अभिसारी में बन सकता है। इसलिए सबसे आदर्श स्थिति तो होती है विरूपणी पवन प्रवाह, और ये कोल मतलब दरे के पास ऐसी स्थिति बनती है। भी वाताग्रह बनने के लिए किस प्रकार का पवन प्रवाह पाया जाता है, तो विरूपणी पवन प्रवाह। यदि विरूपणी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन स्थानांतरित पवन प्रवाह, अभिकेंद्रीय पवन प्रवाह, अभिसारी, अपसारी प्रवाह दिया तो उसमें अभिसारी पवन प्रवाह ऑप्शन में करके आना है। भी ये बातें लगभग अपन ने पहले देख ली थी और लगभग वही चीजें हैं, थोड़ा सा ही, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है।
लेकिन वो उस समय मानो कि सिलेबस आपका जारी नहीं हुआ था और लड़कों की ये थी कि ये वाताग्रह और वायु राशियां हमारे सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन हमारे को सूचना थी कि भी इस प्रकार के टॉपिक जोड़े जाएंगे, तो हमने उसी हिसाब से उस टॉपिक को ले लिया था। तो इस ये बात कह के कि आपको डिटेल में यदि होगा तो बाद में करा देंगे, ये शॉर्ट में पढ़ लो आप, वही चीज है पूरी कंप्लीट वो जो करवाई है, वही चीज सारी चीजें वापस बताई गई है। तो इसमें ज्यादा कुछ लंबा नहीं है। अब एक बार अपन वापस पीडीएफ पे बात कर लेते हैं। वायु राशियां, वायु राशि, वायु जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में वायु राशि की संकल्पना प्रथम विश्व युद्ध की अनुपम भेंट है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वायु राशि नाम से या वायु राशि की संकल्पना भूगोल में या जलवायु विज्ञान में आई थी। वायु राशियों एवं वातावरण की संकल्पना को मौसम विज्ञान के साहित्य में लाने, उनके आधार पर मौसम का पूर्वानुमान करने का श्रेय टोर बर्गनान, टोर बर्गनीज और सोल्सबर्ग को है, या इसके साथ पेटरसन आए तो वो भी ठीक है। इस संकल्पना का विकास 20वीं शताब्दी के तीसरे शतक मतलब 1920-30 के दशक में हुआ था, जस्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। वायु राशियां वायुमंडल का एक सघन तथा विस्तृत भाग है जो अपने भौतिक गुणों विशेषता, तापक्रम और आर्द्रता में क्षैतिज रूप से लगभग एक समान रहता है, उसे वायु राशि कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि वायुमंडल का एक सघन विस्तृत भाग जो अपने भौतिक गुणों विशेषता, तापक्रम और आर्द्रता में क्षैतिज रूप में लगभग एक समान रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे वायु राशि। किसी भी वायु राशि का विस्तार हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होता है। वायु राशि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं कौन कौन सी है? तो वायु राशियों की संकल्पना ब्रखनिज ने दी। समान तापमान एवं आर्द्रता से युक्त विस्तृत क्षेत्र है। उत्पत्ति क्षेत्र समरूप होना चाहिए। उत्पत्ति क्षेत्र या तो सागरीय स्थलीय होना चाहिए, समान तापमान और समान आर्द्रता होनी चाहिए। इस उत्पत्ति क्षेत्र समरूप होना चाहिए, या तो स्थल होना चाहिए या सागर। स्थल व जल के मिश्रित क्षेत्र में तापमान व आर्द्रता समान नहीं होने के कारण वायु राशि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। धरातल के उच्चावच में समरूपता नहीं होनी चाहिए, कहीं बीच में ऊंचा पठार आ गया तो नीचे मैदान और ऊंचे पठार का तापमान और आर्द्रता की समानता नहीं होगी, तो समान वायु राशि नहीं। उत्पत्ति क्षेत्र में वायु का अपसरण होना चाहिए, क्योंकि अभिसरण की स्थिति में तापीय विषमता के कारण अस्थिरता उत्पन्न हो जाए। तो वायु अभिसारी है तो वायु राशि नहीं बनेगी, अपसारी है तो बन सकती है। वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए, अस्थिर स्थिति में वायु राशि का निर्माण नहीं होगा, स्थिर स्थिति में वायु राशि बन सकती है। उत्पत्ति क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर पेटरसन ने वायु राशियों को 5 स्थूल वर्गों में विभक्त किया। उष्ण कटिबंधीय वायु राशि, आर्कटिक वायु राशि, ध्रुवीय वायु राशि, भूमध्य रेखीय वायु राशि एवं अंटार्कटिका वायु राशि। पेटरसन ने 5 वायु राशि, तो बायर्स ने वायु राशियों को केवल 3 स्थूल वर्गों में ही विभक्त किया, आर्कटिक वायु राशि, ध्रुवीय वायु राशि और उष्ण कटिबंधीय वायु राशि। ताप के आधार पर वायु राशि, ध्रुवीय वायु राशि, इसे पी अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कई आर्कटिक वायु राशियों का वर्णन भी आता है, इसे ए से व अंटार्कटिका वायु राशि को डबल ए से प्रकट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आर्कटिक के लिए कौन सी ए लिखते हैं, अंटार्कटिका के लिए डबल ए लिखते हैं। उष्ण कटिबंध इसे टी अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन विषुवत रेखीय वायु राशि के लिए ई अक्षर प्रकट करते हैं। ई वायु राशि केवल समुद्री भागों में ही बनती है, विषुवत रेखा के स्थलीय भागों में वायु ऊर्ध्वाधर गति होती है, इसलिए वहां वायु राशि का विकास नहीं हो पाता है। तो ई वायु राशि केवल महासागरों में बनेगी, विषुवत रेखीय भागों में, स्थल भाग पर नहीं बनेगी। इसके मतानुसार आर्कटिक, अंटार्कटिका विषुवत रेखीय वायु राशियों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये तो उपयुक्त वायु राशियों का संशोधित रूप मात्र है। फिर आर्द्रता के आधार पर वायु राशि समुद्री, जो वायु राशि समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होती है एम से प्रकट करते हैं, इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। फिर महाद्वीपीय वायु राशि, जो वायु राशियां विस्तृत स्थल क्षेत्र में उत्पन्न होती है उन्हें सी अक्षर द्वारा प्रकट करते हैं, इनमें जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। महाद्वीप पर है तो आर्द्रता नहीं है, शुष्क वायु। फिर गमन मार्ग के आधार पर कि वो किस मार्ग पे जा रही है। वायु राशियों का उत्पत्ति क्षेत्र छोड़ने के बाद जब अन्य क्षेत्रों से गुजरती है तो इनका क्रम से रूपांतरण होने लगता है। ये रूपांतरण 2 प्रकार का होता है।
उष्मागतिक, जब धरातल और वायु राशियों के आधारीय तल के बीच उष्मा के आदान प्रदान के कारण वायु राशि नीचे से गर्म या ठंडी होती है तो इसे उष्मागतिक रूपांतरण कहते हैं। धरातल से संपर्क में आने के कारण जो वायु का तापमान गर्म कम या ज्यादा होता है तो उसमें उष्मागतिक परिवर्तन कहते हैं। यांत्रिक परिवर्तन, यांत्रिक वायु राशियों में होने वाला उस रूपांतरण को धरातल द्वारा दी गई गर्मी और ठंडक से मुक्त होता है, यांत्रिक रूपांतरण कहते हैं। उदाहरण चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वायु के ऊर्ध्वाधर संचरण के कारण होने वाला रूपांतरण। जब कोई वायु राशि अपेक्षाकृत उच्च ताप वाले मार्ग से गुजरती है तो उस वायु राशि के नाम के साथ के अक्षर जोड़ दे। के का मतलब ठंडी है लेकिन वो अपने से गर्म मार्ग पे जा रही है, जिसका अर्थ है वायु राशि अपने मार्ग के धरातल की अपेक्षा ठंडी है। सीपी के महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि अपेक्षाकृत उस ताप के मार्ग पर चल कर आई है। ठंडे मार्ग पर चलने वाली वायु राशि के साथ डब्ल्यू अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे सी टी डब्ल्यू का अर्थ है कि महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशि उच्च अक्षांशों की ओर ठंडे मार्ग पर बढ़ रही है। यदि गमन मार्ग में वायु राशि किसी पर्वत के ढाल के सहारे नीचे उतरे तो वायु नीचे बैठने लगती है, जिससे ताप बढ़ने से वायु असंतृप्त हो जाती है, तब वायु में स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए एस अक्षर प्रयुक्त करते हैं, जैसे सी पी के एस, महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्तर वायु राशि। यदि वायु राशि अस्थायी मतलब अस्थिर हो तो ऐसे वायु राशि के नाम के साथ यू अक्षर लगा देते हैं, जैसे सी पी के यू, महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर वायु राशि। किसी वायु राशि के निचले भाग का तापमान उस सतह से कम होता है जिस पर वह पहुंचती है तो वायु राशि का निचला भाग सतह से अधिक तापमान के कारण गर्म होने लगता है। इस कारण वायु राशि में लंबवत गति होने लगती है और वह अस्थिर हो जाती है। इसके विपरीत जब वायु राशि के नीचे के भाग का तापमान उस सतह से अधिक होता है जिस पर वह पहुंचती है तो वायु राशि नीचे से ठंडी होती है, जिससे लंबवत गति रुक जाती है और वो स्तर कहलाती है। किसी वायु राशि में शीतल वायु राशि तब कहा जाता है जब उस धरातल का तापमान जिसके ऊपर वायु राशि गतिमान हो रही है अपेक्षाकृत अधिक हो। इसी प्रकार जब किसी गतिमान वायु राशि का तापमान धरातल की अपेक्षा अधिक होता है तो उसे उष्ण वायु राशि कहते हैं। एक ही वायु राशि जिसके तापमान में किसी प्रकार का परिवर्तन न हुआ हो। उपयुक्त वितरणों के आधार पर वायु राशियों को टिवार्थ ने 16 उपभागों में विभक्त किया। तो पूछा जाता है टिवार्थ ने वायु राशियों को कितने भागों में बांटा? टिवार्थ ने। टिवार्थ की पुस्तक कौन सी है? एन इंट्रोडक्शन क्लाइमेट। अब इस प्रकार 16 भाग इसमें विभाजित है। अब कौन कौन से महाद्वीप में किस? तो उत्तरी अमेरिका की वायु राशि शीतकाल की वायु, दूसरी महाद्वीपीय वायु राशि सीपी। वायु राशि की उत्पत्ति कनाडा के उत्तर में स्थित हिमाच्छादित स्थल के आंतरिक भाग में अलास्का आर्कटिक महासागर में होती है। ये शुष्क एवं स्थिर वायु राशि हैं जो अत्यधिक ठंडी होती है। उत्पत्ति क्षेत्र के बर्फ से ढके होने के कारण हवाओं के ऊपर से नीचे उतरने के कारण वायु राशियां सर्वाधिक ठंडी, शुष्क और स्थायी होती है, मतलब स्थिर होती है। फिर महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि मतलब जो अलास्का से लगता हुआ प्रशांत महासागर, वहां प्रशांत महासागरीय उत्तरी भाग में जहां शीतकाल में चक्रवाती दशाएं पाई जाती है वहां महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। कभी कभी उत्तरी तथा पश्चिमी शीतल महाद्वीपीय वायु राशियां गर्म महासागर के संपर्क में आने से इनका परिवर्तन CPKS वायु राशि से MPKU में हो जाता है। अंटार्कटिक महासागर की महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि 35 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के न्यूफाउंडलैंड, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड में शीतकाल में उत्पन्न होने वाली वायु राशियां महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियां कहलाती है। इन वायु राशियों की उत्पत्ति पछुआ पवन क्षेत्रों में होती है, अतः पछुआ पवनों के कारण इसका प्रभाव उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर नगण्य होता है, क्योंकि पछुआ पवनों के कारण वो यूरोप की ओर बढ़ रही है तो यूरोप में प्रभावित करेगी। उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु शीतकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग के कैरिबियन सागर, मेक्सिको खाड़ी, पश्चिमी अंटार्कटिक महासागर के उष्ण कटिबंधीय भाग में उत्पन्न होने वाली वायु राशि को उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि कहते हैं। ऐसे ग्रीष्मकाल की वायु राशियां ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उच्च अक्षांशों में स्थित उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में निर्मित होने वाली वायु CP वायु राशि कहलाती है। कनाडा के मध्यवर्ती क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति क्षेत्र में CP वायु राशियां ठंडी, शुष्क तथा स्थिर होती है, लेकिन जब इनका आगमन दक्षिणी गर्म भाग पर होता है
तो नीचे से तापमान अधिक होने के कारण गर्म हो जाती है तथा अस्थिर हो, दक्षिण की ओर गति करेगी तो वह स्थिर होगी। प्रशांत महासागरीय धुरी वायु राशि ग्रीष्म काल में बेरिंग सागर में उत्पन्न होने वाली वायु राशियां एमपी वायु राशियां कहलाती हैं। इनके उत्पत्ति क्षेत्र अत्यधिक शीतल होने के कारण वायु राशियां ठंडी, स्थिर और शुष्क होती हैं। अंध महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियां अंध महासागरीय उत्तरी क्षेत्र में के पश्चिम भाग में स्थित केप कॉड, न्यू फाउंडलैंड के मध्य भाग में उत्पन्न होने वाली वायु राशियां एमपी वायु राशियां कहलाती हैं। अंध महासागरीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में बरमुडा उस वायुदाब क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वायु राशि कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग को ग्रीष्म काल में ये वायु राशियां अत्यधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उपोष्ण कटिबंध से व्यापारिक पवनें चलती है जो मानव की उस उपोष्ण कटिबंध से जो व्यापारिक पवनें चलती है वो उत्तरी अमेरिका की तरफ चलेगी तो उसको वो प्रभावित करेगी। प्रशांत महासागर उष्ण कटिबंधीय वायु राशि संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागरीय उष्ण कटिबंध में इनकी उत्पत्ति होती है, लेकिन इनका प्रभाव नगण्य रहता है, क्योंकि ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आएगी तो व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में ये पश्चिम की ओर जाएगी, अमेरिका की तरफ इनका प्रभाव कम रहेगा। प्रशांत महासागरीय उष्ण कटिबंधीय इनका उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में तथा मेक्सिको उत्तरी भाग में इन वायु राशियों का निर्माण होता है। वे वायु राशियां उष्ण, शुष्क और अस्थिर होती है। फिर एशिया महाद्वीप की वायु राशियां ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियां एशिया महाद्वीप के साइबेरिया, मंगोलिया में स्थित शीतल क्षेत्रों में इन वायु राशियों का निर्माण होता है। ये वायु राशियां ठंडी, शुष्क तथा स्थिर होती हैं। कभी कभी इनके निचले भाग का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, धरातल के संपर्क में आने के कारण -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मध्य एशिया में निर्मित होने वाली शीतकालीन प्रति चक्रवातों के प्रभाव के कारण ये हवाएं एशिया महाद्वीप के विस्तृत भाग को प्रभावित करती है। पर्वतीय अवरोध के कारण इन वायु राशियों का प्रभाव भारत पर नगण्य होता है। उत्तर में भारत के हिमालय पर्वत है, वो एक प्रहरी के रूप में खड़ा है, उत्तर से आने वाली दूर ठंडी पवनों से अपनी रक्षा करता है। अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं होने के कारण पूरे अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो कनाडा में उत्पन्न होने वाली ठंडी दूरी वायु राशियों से प्रभावित होता है। फिर महासागरीय दूरी वायु राशि जापान के ओकोटस सागर में इन हवाओं का निर्माण होता है। शीतकाल में पवनों के पश्चिम से पूर्व की ओर चलने के कारण एशिया महाद्वीप का आंतरिक भाग इन वायु राशियों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। साइबेरिया का तटीय क्षेत्र, मंचूरिया एवं कोरिया इन हवाओं द्वारा प्रभावित होते हैं। ग्रीष्म काल में प्रवाह में परिवर्तन होने के कारण इनका प्रभाव जापान के ऊपरी भाग तक पाया जाता है। कभी कभी इनके ऊपरी भाग में उष्ण कटिबंधीय वायु राशियों के आगे आने पर हल्की वर्षा हो जाती है। इस वर्षा के मौसम को जापान में वायु कहते हैं। जो जापान में इससे वर्षा होती है महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि से, उसे वायु कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय वायु महासागरीय वायु ग्रीष्मकाल में दक्षिणी पूर्वी एशिया में निर्मित ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं संपूर्ण दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया को प्रभावित करती है। इन मानसूनी हवाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्र तीव्र वर्षा होती है। महासागरों से महाद्वीपीय क्षेत्र में आने पर पर्वतीय अवरोध या चक्रवाती अवस्था के कारण इन पवनों द्वारा मूसलाधार वर्षा प्राप्त होती है। फिर यूरोप महाद्वीप की वायु राशियां महाद्वीपीय दूरी जो शीतकाल में वायु राशि शीतकाल में यूरोप महाद्वीप के बाल्टिक क्षेत्र के उत्तर में तथा रूस के उत्तरी पश्चिम भाग में उच्च दाब के कारण इन वायु राशियों का निर्माण जर्मनी, स्कैंडिनेविया में होता है। उत्पत्ति क्षेत्र में ये वायु राशियां पछुआ पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। महाद्वीपीय दूरी वायु राशियां अपने उत्पत्ति क्षेत्र में अत्यधिक ठंडी, शुष्क व स्थिर होती है। महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियां उत्तरी अटलांटिक महासागर में निर्मित होने वाली वायु राशियां एमपी वायु राशियां कहलाती है। इनके द्वारा पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता है। शीतकाल में ये वायु राशियां महासागरीय क्षेत्र में आने के कारण आर्द्र, अस्थायी एवं प्रभावित क्षेत्र के तापमान से अधिक तापमान पाया जाता है। पश्चिमी यूरोपीय महाद्वीप में ये महासागर से आने के कारण वर्षा प्रदान करती है। फिर उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु अटलांटिक महासागर के उत्तरी उपोष्ण उच्च कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में इन वायु राशियों का निर्माण होता है। प्रति चक्रवाती दशाओं के पाए जाने के कारण वायु राशियां ठंडी, शुष्क, स्थायी होती है। इन वायु राशियों के द्वारा यूरोप के पश्चिम मध्य भाग में अधिक मात्रा में वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशियां सीटी अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित विस्तृत रेगिस्तानी भाग में इन वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियां
यूरोप के उत्तर में आर्कटिक क्षेत्र तथा दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय वायु राशियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में ग्रीष्म काल में इन वायु राशियों का निर्माण होता है। ये वायु राशियां महासागरीय क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती, इनमें आर्द्रता का अभाव पाया जाता है। ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियां, अटलांटिक महासागर के विस्तृत उत्तरी भाग में इन वायु राशियों का निर्माण होता है। ये वायु राशियां यूरोप महाद्वीप में उत्तर तथा दक्षिण दो मार्गों से होकर प्रवेश करती है। इनके मार्ग को की भौतिक विशेषताओं के द्वारा वायु राशियां अत्यधिक प्रभावित होती है तथा इनके भौतिक गुणों में तीव्र परिवर्तन हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशियां, एजोस में ग्रीष्म काल में उत्पन्न उच्च वायुदाब क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी भाग में एमटी वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। ये वायु राशियां उत्पत्ति क्षेत्र से ही स्थायी होती है तथा यूरोप के मौसम पर इनका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठंडे महासागरीय क्षेत्र से गुजरने के कारण ये हवाएं नीचे से ठंडी होने लगती है तथा नीचे का भाग स्थायित्व के गुण ग्रहण करने लगता है। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशियां, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग, एशिया माइनर क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय महाद्वीपीय क्षेत्र में इन वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। ये वायु राशियां अत्यधिक स्थिर शुष्क होती है, इनका तापमान अधिक होता है। इनके उत्पत्ति क्षेत्र उत्तर की ओर चलती है तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से नमी प्राप्त कर लेते हैं। अब वाताग्रह या सीमाग्रह। वाताग्रह चार प्रकार, उष्ण वाताग्रह, शीत वाताग्रह, स्थिर वाताग्रह, अधिविष्ट वाताग्रह या सरोदित। वाताग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्कनीज ने किया। जब गर्म व ठंडी वायु राशियां एक दूसरे के निकट आती है, एक दूसरे में मिश्रित नहीं हो पाती है, ये एक दूसरे से ढलवां पृष्ठ से पृथक हो रहती है, इस संक्रमण क्षेत्र को वाताग्रह कहते हैं। तो जो संक्रमित क्षेत्र है गर्म और ठंडी वायु राशियों के बीच का, उसे वाताग्रह। वाताग्रह का ढाल न तो धरातल के समांतर होता है, न ही लंबवत होता है, अपितु कुछ कोण पर झुका होता है। वाताग्रह का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है, जो ध्रुवों की ओर बढ़ता था। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, वाताग्रह का ढाल है वो तेज होता जाता है। वाताग्रह की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं अलग अलग स्वभाव की वायु राशियां होनी चाहिए, आर्द्रता में अंतर होना चाहिए और गतिशील वायु है तो ही वाताग्रह बनेगा। अब प्रकार पेटर्स ने निर्माण की दृष्टि से वाताग्रह को चार भागों में बांटा है। शीत वाताग्रह, जब ठंडी तथा भारी हवा आक्रामक होती है तथा गर्म व हल्की वायु को ऊपर उठा देती है तो शीत वाताग्रह का निर्माण होता है। इनका ढाल बहुत तीव्र होता है। शीत वाताग्रह के साथ कपासी वर्षी मेघ बनते हैं। इसमें बिजली की गरज के साथ कम समय के लिए मूसलाधार वर्षा होती है। अब मानो कि इसका ढाल गर्म हुआ है और ठंडी वायु है वो तेज गति से इसको ऊपर उठा रही है, इसलिए ढाल है वो तेज होता है। उष्ण वाताग्रह, जब गर्म हल्की वायु आक्रामक होती है, ठंडी एवं भारी वायु में तीव्रता से चढ़ती है तो उसे उष्ण वाताग्रह कहते हैं। उष्ण वाताग्रह का ढाल कम तीव्र होता है, इसमें वर्षा धीरे धीरे लंबे समय तक होती है। इस वाताग्रह का ढाल कम होने के कारण मौसम परिवर्तन में कई दिन लग जाते हैं। स्थिर वाताग्रह, जब दो विपरीत वायु राशियां एक वाताग्रह से इस प्रकार अलग होती है कि एक दूसरे समांतर हो जाती है तो तब वायु का ऊपर उठना नहीं होता है। अधिविष्ट वाताग्रह, जब शीत वायु तीव्र गति से चलकर गर्म वायु को ऊपर उठा देती है और उष्ण वायु का धरातल से संपर्क समाप्त हो जाता है तो अधिविष्ट वाताग्रह का निर्माण होता है। अब इनके चिन्ह जो मौसम विभाग में है, शीत वाताग्रह में इस प्रकार ढाल तेज, उष्ण वाताग्रह में इस प्रकार चिन्ह, स्थिर वाताग्रह में ये दोनों साइड में और सरोदित में दोनों का मिक्स दिया जाता है। ये चित्र के रूप में भी एग्जाम में पूछा गया है। अब पवन प्रवाह क्रम, पेटरसन मोद ने चार प्रकार के पवन प्रवाह क्रम का उल्लेख किया। स्थानांतरित प्रवाह, इसमें हवाएं क्षैतिज रूप से एक स्थान से को एक ही दिशा में चलती है। इस प्रवाह के कारण तापमान विपरीत दिशा उत्पन्न नहीं हो पाती है एवं वाताग्रह नहीं बन सकता, एक कोई सामने पवन नहीं आ रही। फिर घूर्णन प्रवाह, इसमें हवाएं चक्रवाती प्रति चक्रवाती रूप में चलती है और तापमान में विपरीत दिशा बन जाती है लेकिन वाताग्रह नहीं बनते। इस प्रकार चारों ओर घूम रही आप इसलिए नहीं हो। फिर अभिसरण और अपसरण, अपसरण में पवन एक केंद्र से चारों तरफ को प्रवाहित होती है जबकि अभिसरण में हवाएं चारों तरफ से एक बिंदु पर मिलती है तब तापमान की विपरीत स्थिति बन जाती है, परंतु एक केंद्र पर होती है न कि एक रेखा के सारे। वाताग्रह के निर्माण के लिए एक रेखा के सारे विपरीत तापमान होना चाहिए।
विरूपणी पवन प्रवाह, दो विपरीत तापमान वाली हवाएं एक दूसरे से मिलने पर एक रेखा के सारे 37 दिशा में मिलने पर एक रेखा के सारे 37 दिशा में फैलती है। जिस रेखा के सारे हवाएं बाहर की ओर फैलती है उसे बाह्य प्रवाक्ष रेखा कहते हैं तथा दूसरे अक्ष को अंतः प्रवाक्ष कहते हैं। ये वाताग्रह निर्माण के लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है। ऐसी दशा कोल या दरे के पास होती है। इस प्रकार की परिस्थिति में वाताग्रह बनता है। तो अपने ये वाताग्रह वायु राशि वाला पहले जो बात की थी अपन लगभग वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन एक बार और वापस आपको बता दिया कि यहां से किस प्रकार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। धन्यवाद।